जब आप हकीकत जानोगे ना तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। उसने जब सिस्टम में भी चेक किया तो सही में ऐसा ही हो रहा था, लेकिन इसके लिए इसने 8-8 हजार रुपया में एक डमी फेक डायरेक्टर को वहां पे बैठा के रखा था और हर एएलयू के बदले में पीएनबी के करप्ट ऑफिसर्स को उनका कमीशन समय पे मिल जाता। एक चीज ऐसी भी होती है जिसके वजह से सारा स्कैम लोगों के सामने आ जाता है। इंडिया में एक एजेंसी है, एक स्पेशल सेल है, उसकी वीडियो भी बनाकर यूको की कोर्ट को भेजी थी। जिस हीरोइन को यह डिसाइड कर लेता था कि इससे प्रचार करवाना है अपने ब्रांड का, तो चाहे मार्केट के फीस से डबल पैसा क्यों ना देना पड़ जाता। यहाँ बैंक एक आम आदमी का 1-2 ईएमआई मिस होने पर रिकवरी एजेंट के नाम पे गुंडे भेज देता है। इसके साथ साथ 4 और एम्प्लॉय को अरेस्ट कर लेती है एजेंट। ये विपुल अंबानी मुकेश अंबानी के चचेरे भाई है। देखिए, अगर एक आम आदमी लोन लेके ईएमआई एक मिस कर देता है तो बैंक वाले इसके घर तक में घुस जाते हैं। इनफैक्ट कोविड के दौर में भी रिकवरी एजेंट लोगों को छोड़ा नहीं। लेकिन सेम बैंक जब करोड़पतियों से डील करते हैं, उसको लोन देता है, तो 7-7 साल तक अगर वो ईएमआई ना दे या इंटरेस्ट तक ना दे तो चुपचाप कोना पकड़ के बैठे रहे। नीरव मोदी एक केस आपने ऑलरेडी सुना होगा, लेकिन जब आपको उसकी एक्चुअल डिटेल पता चला कि क्या ट्रिक्स लगा के और कौन कौन इनके साथ में ऑफिसर इन्वॉल्व थे, तो आप हैरान हो जाओगे कि इतना करप्ट सिस्टम है हमारा कि बस थोड़ी सी घूस और पावर का इस्तेमाल कर कोई भी बड़ी आसानी से आम जनता का 11,000 करोड़ जो कि बैंकों में जमा था उसको देश से बाहर लेके चला जाता और कोई कुछ भी नहीं कर पाता। ये जो नीरव मोदी ने स्कैम किया था, ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं। इसके बाद गवर्नमेंट को इंडियन बैंक के सारा सिस्टम को चेंज करना पड़ गया, कई एम्प्लॉय को फायर करना पड़ गया था। नीरव मोदी ने इस तरीके से घुटने पर ला दिया था गवर्नमेंट को कि इस स्कैम का नाम ही नीरव मोदी के ऊपर पड़ गया और रातों रात नीरव मोदी दुनिया के करोड़पतियों के लिस्ट से निकलकर दुनिया के मोस्ट वांटेड के लिस्ट में आ गया था। तो एक्चुअल में ये सारी चीज हुई कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ईयर 1901 का जो टाइम था, इस टाइम पे गुजरात के अंदर ये जो रॉ डायमंड यानी कि बिना कट और पॉलिसी के जो डायमंड होते हैं, इनकी जो ट्रेडिंग होती थी वो गुजरात के अंदर बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और इसकी टाइम पे एक आदमी था केशव लाल मोदी, जो कि नीरव मोदी के दादा। इन्होंने गुजरात में ये सारी चीजें चल रही और इसी टाइम पे एक आदमी था केशव लाल मोदी, जो कि नीरव मोदी के दादा। तो इन्होंने जब गुजरात में ये सारी चीजें चल रही थी और डायमंड का कारोबार चल रहा था, तो इसके कुछ साल में यानी कि ईयर 1920 में गुजरात के पालमपुर के अंदर रॉ डायमंड का बिजनेस सेटअप करता है और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाता है। ये इस एरिया के कुछ लोगों में से थे जो उस टाइम पे बहुत तेजी से ग्रो किए थे इन्होंने। इनफैक्ट ईयर 1920 आते आते इन्होंने इस डायमंड बिजनेस को गुजरात से बाहर भी ले जाने के लिए सोचा। इन्होंने अपने बिजनेस को सिंगापुर तक पहुंचा दिया। अब देखिए, उस टाइम पे क्या था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डायमंड का मेन गेम चल रहा था वो बेल्जियम के एंटोबाब में चल रहा है और इसके डायमंड वर्ल्ड का कैपिटल भी कहा जाता है। इनफैक्ट वर्ल्ड में जितनी भी डायमंड की ट्रेडिंग होती थी उस टाइम पे, उसमें से 85% रॉ डायमंड एट सम पॉइंट बेल्जियम मार्केट से ही होकर गुजरता। ये जो केशव लाल मोदी थे, इनका शुरू से ही बहुत मन था कि ये बेल्जियम में जाकर के अपने बिजनेस को बढ़ाए, क्योंकि इनको लगता था कि वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे इसके पास काम बहुत ज्यादा था, तो ये चीज वो कर नहीं पाए। इसके बाद क्या होता है कि ईयर 1960 आता है और केशव लाल मोदी के बेटे यानी कि नीरव मोदी के फादर दीपक मोदी बड़े हो जाते हैं और डायमंड का बिजनेस का समझ भी आ जाती है इनको। तो केशव लाल मोदी अपने बेटे दीपक मोदी को डायमंड के बिजनेस के लिए बेल्जियम में जाने के लिए रेडी कर ले। अब यहाँ पे नीरव मोदी के फादर दीपक मोदी जो थे वो बेल्जियम और इंडिया जो थे वो आते जाते रहे। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो गुजरात ने रॉ डायमंड का जो बिजनेस के अंदर एक और खिलाड़ी था जिसका नाम था चीनू भाई चौकसी। मेहुल चौकसी जो अभी फरार है, ये उसी का फादर। और उस टाइम पे ये चीनू भाई चौकसी था, इसने ईयर 1966 में अपनी बेटी गीता और अंजलि के नाम से डायमंड और ज्वेलरी के एक कंपनी को स्टार्ट की थी, गीतांजलि, जो अभी आप सुनते हो अक्सर। ये जो चीनू भाई चौकसी थे और केशव लाल मोदी, इनकी दोस्ती बहुत ही थी उस टाइम पे। तो ईयर 1966 में यानी जिस ईयर में इन्होंने गीतांजलि स्टार्ट की, इसी ईयर में इन्होंने अपने बच्चे की शादी करा। मतलब कि ये जो दीपक मोदी था, इसकी शादी चीनू भाई चौकसी की बेटी गीता चौकसी से करवा दी जाती। और फिर इसके बाद 27 फरवरी 1971 पालमपुर गुजरात के अंदर इनका एक बेटा होता है जिसका नाम ये लोग रखते हैं नीरव मोदी। और नीरव मोदी बर्थ के 1 साल बाद ही ये पूरा का पूरा जो परिवार था ये बेल्जियम शिफ्ट हो जाता है। और फिर आगे चल के नीरव मोदी जो 8 साल का हो जाता है, तब इनकी जो मदर थी उन्होंने अननोन रीजन की वजह से अपनी जान ले ली। इसके कुछ टाइम बाद जब नीरव मोदी बड़ा होता है तो ईयर 1988 में ये यूएस में पढ़ाई करने के लिए जाते, लेकिन वहां भी इनका मन नहीं लगता है। तो 1 साल के अंदर ही ये ड्रॉप आउट करके यानी कि ईयर 1989 में ये अपने मामा मेहुल चौकसी के पास मुंबई आ जाए। और इस टाइम पे जब गीतांजलि ब्रांड वो बहुत बड़ा बन चुका था, 4000 से ज्यादा स्टोर खुल चुके थे,
ये जो आप सुनते हो नक्षत्र, डीडामास, गिली, संगिनी, ये सब इसी के अंडर। अब आप अपने मामा मेहुल चौकसी के पास नीरव मोदी मुंबई पहुंची गीतांजलि और बाकी डायमंड कंपनी में लग जाते और आगे चल के अपने इसी मेहुल मामा के साथ मिलके बेम्पों का मामू बना। तो मुंबई पहुंच के नीरव मोदी अपना काम वगैरह सीखता है और आने वाले 9 साल तक ये बहुत ही ट्रेंड हो जाता है। इसको एक-एक चीज समझ में आ जाती है। ज्वेलरी और डायमंड का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, इसमें उन्होंने महारत हासिल कर लेता है और फिर 9 साल बाद यानी कि ईयर 1999 नीरव मोदी 5 स्टार डायमंड नाम से रॉ डायमंड का अपना एक खुद का बिजनेस को स्टार्ट कर लेता है। और ये इतना ज्यादा माहिर हो गया था डायमंड के बिजनेस में कि बहुत से कम टाइम बेल्जियम, आर्मेनिया, यूके, यूए यहाँ पे इसने अपना रॉ डायमंड के बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया इन सारे के सारे देशों में। देखिए नीरव मोदी स्कैम एक ऐसा स्कैम था जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी हुआ हो और उसमें बैंक का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिसमें आम जनता का पैसा लगा हुआ था। और लाइफ में ऐसा बहुत बहुत सी चीजें होती है जो आपके कंट्रोल से बाहर होता है, लेकिन एक सही प्लानिंग आपकी सारी टेंशन को दूर कर सके। आगे वीडियो देखने के लिए अगले पार्ट ऐसे ही वीडियो देखने फॉलो कीजिए।